Why do UPSC CSE toppers with sociology optional recommend Vikash Ranjan sir's sociology courses at Triumph IAS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर विकास रंजन सर Vikas Ranjan sir. विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हूँ। मैंने यूपीएससी में 2024 में 954 रैंक प्राप्त की और दोबारा मैंने दिया तो 2025 में 878 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। और ये मेरा पहला प्रयास था जिसमें 954 रैंक, और दोबारा जब 500 प्रयास में मेरा 878 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। आज हम यूपीएससी की तैयारी जो मैंने सेल्फ स्टडी से की, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी से कैसे की जा सकती है। तो उसमें हम कई एक पैरामीटर्स है जहाँ पे एक शुरुआत कैसे करनी है, या जो भी पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ मैं शेयर करूँगा। पहला है माइंडसेट के लेवल पे कि हम एक जब इस प्रिपरेशन में आए तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। पहला ये कि हिंदी मीडियम के बारे में जो काफ़ी चलती है, रूमर्स कह सकते हैं, और ये कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चलता है, मैं उस चीज़ों को ये बोलता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन के लिए अगर आपने मन बना लिया है तो उसके बाद में आपको ये सोचना चाहिए कि आप उसको रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, रेदर देन कि आप इन चीज़ों की इन्फीरियरिटी के साथ जिए कि कैसे नहीं होता है, या हिंदी मीडियम का कुछ चीज़ों के लिए थोड़े मेहनत ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन हो जाता है अगर आपका हिंदी मीडियम है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं जीना। दूसरा, पहली बात। दूसरी बात है आप पॉजिटिव रहे, और बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि आप भी हो सकते हो। तो पहला है माइंडसेट के लेवल पे आपका ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप लग गए हो तो 100% देना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और वही एक मुझे लाइन याद है, या तो जान लगा दो या जाने दो, दोनों में से एक चीज़ एक ही करनी है, ये नहीं एक बीच वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात आती है, हम रिसोर्सेज के लेवल पे बात करें कि हमें जीएस का जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू के लिए रिसोर्सेज क्या रखने हैं। जैसे मैंने कोचिंग नहीं की थी, तो मैंने अपने जो बेसिक्स के लिए जो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और मैं बायोलॉजी से पढ़ा हुआ हूँ। आफ्टर 10th के बाद मैंने कभी पढ़ा नहीं था, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो मैंने पहले क्या किया, जैसे 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी ली, उनको बेसिक्स के रूप में पहले पढ़ा। वो कॉलेज के साथ भी पढ़ना स्टार्ट किया 3rd ईयर से, और फिर बीच में एग्जाम के ऐसा बीच में ब्रेक वगैरह ऐसा चलता रहा। लेकिन मैंने फुल फ्लेज तैयारी अपनी दिसंबर 2020 से स्टार्ट की थी। और उसके साथ मैंने एनसीईआरटी है, बाकी जो भी बेसिक्स बुक्स में, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, आर.एस. शर्मा हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए, सतीश चंद्र भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, स्पेसिफिक ही पढ़ी थी, जैसे मुझे एक टाइमलाइन का आइडिया हो जाए उस हिसाब से। क्योंकि ज़्यादा पहले ऐसा था कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जैसे कुछ विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने उतना ही पढ़ा है, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक थे वहीं तक पढ़ा था। और जैसे जो आधुनिक इतिहास है, इसमें मैंने जो विपिन चंद्र भी पढ़ी थी, जो पुरानी एनसीईआरटी है। उसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसके लिए। और नेक्स्ट के लिए जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक भी सेलेक्टेड पढ़ी थी, और फाइन आर्ट भी पढ़ी। फाइन आर्ट में क्या, आर्किटेक्चर के बारे में पूरा अच्छे से बताया हुआ है, और कई क्वेश्चन उससे लाइन टू लाइन आए हुए हैं। जैसे पिछले साल 2025 में भी आया था, महेंद्र वर्मन के बारे में पूछा था, वो एग्जैक्ट लाइन वही लिखी हुई है उसी फाइन आर्ट में। तो वो भी अच्छा है, आपका बेसिक्स क्लियर कर देता है कि आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, या फिर जो भी इंडिया के जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितना भी जो डेवलपमेंट है उसको थ्रू आउट पूरा बताया हुआ है। तो ये हिस्ट्री की होगी, पॉलिटी का वो पहले होगा। फिर नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह, जिससे जैसे पीवाईक्यू देख लिया कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ करंट में रहे कोई न्यूज़ रही है, जैसे ट्विस्टर के बारे में आ गया, या फिर कभी
फ्यूजियारा इफेक्ट वगैरह ऐसे कोई जो भी आ रहे हैं न्यूज़ में, तो उनके बारे में पढ़ लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया। या अल नीनो हो गया, जिसको अच्छे से एनसीईआरटी में नहीं डिस्क्राइब किया, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो मिल जाते हैं जो उन पे आपको अच्छे से पता। तो इन चीज़ों की था मैंने जैसे ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह इनको देखा। और कई जैसे कोचिंग्स के भी मटेरियल्स होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे डायग्राम वगैरह, वो भी तो जैसे पीएमएफ का मैंने उसके डायग्राम वगैरह उसको समझने के लिए तो काफ़ी अच्छा, तो वो भी देखे। और इसके अलावा ज्योग्राफी हो गई। फिर इन्वायरमेंट के लिए मैंने पहले तो जो मैं खुद बायोलॉजी से, तो मैंने 12th में पढ़ा था जो इकोलॉजी वाला पार्ट, तो 12 चैप्टर थे तो वो मैंने पढ़े थे वहाँ से। तो उसके बाद में फिर एडवांस लेवल पे जैसे मान लो एक्ट के बारे में पूछा है या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह इनके बारे में, तो वो उसकी जानकारी हमें मतलब अगर पढ़ना है तो कुछ इंटरनेट सोर्स है, यूट्यूब पे वीडियो है और कुछ मटेरियल के रूप में। तो पहले मैंने एक उड़ान जो पीडब्ल्यू की है उसी को देखा था, जिसमें एक मोटी मोटी टाइमलाइन दी हुई थी कि कौन कौन से जो COPs वगैरह हुई है उनमें क्या क्या मेन एजेंडा था, उसको कैसे, तो उसको मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया। फिर मैंने तो वो मतलब बेसिक के लिए ठीक थी, उससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस है वो फिर शॉर्ट नोट्स भी टाइप में है, तो इतना ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था। तो उसके बाद मैंने दृष्टि IAS की जो क्विक रिवीजन वाली कोई बुक है उसको मैंने पढ़ा था। वो भी ठीक लगी थी, लेकिन वो भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, उसमें भी काफ़ी कमियां भी थी। कमियां इन सेंस की भाई कुछ एक्ट्स वगैरह है जिनके बारे में जितना अच्छे से डिस्क्राइब हुआ होना चाहिए था, जो उतना लेवल का नहीं था। तो उसके लिए मैं फिर सब्सटीट्यूट के लिए और भी चीज़ों को जैसे इंटरनेट पे जो भी नए नए आ रहे हैं, और उसके साथ साथ करंट अफेयर का जो भी जैसे प्लास्टिक रूल के बारे में कुछ चेंज हुआ है नया, या अभी जैसे अमेंडमेंट भी हुए थे एक्ट में काफ़ी, जैसे बायोडाइवर्सिटी में भी हुआ और फॉरेस्ट वगैरह इनमें भी, तो जो चेंज हो रहे थे वो करंट अफेयर के साथ है। तो ये रहा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट लेवल पे आया साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी जैसे मेनली बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन, अगर जो 12th की बुक है जिसका चैप्टर 11 एंड 12th है, और उससे पहले 10th और शायद उसमें भी है जिसमें जो फर्मेंटेशन यानी किण्वन वगैरह है, या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी जैसे जीन एडिटिंग वाला है, PCR टेक्नोलॉजी है, या फिर फिंगर प्रिंटिंग है, इनके बारे में सबके बारे में बेसिक्स जानकारी है। तो वो आप पढ़ लो 12th वाली बुक जो बायोलॉजी की बुक है उसमें। तो इसमें मैंने ये बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड ये था, लेकिन मैं बायोलॉजी से था तो जेनेटिक्स के बारे में, जीन कोड, ये सब आप मोटा मोटा मुझे आइडिया था। और उसके नेक्स्ट लेवल पे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है इनके लिए मैंने हर साल लगभग अलग अलग टीचरों से देखा है। जैसे मान लो अभी जैसे रवि अग्रवी सर, इनकी भी क्लासेज है जो नई टेक्नोलॉजी, उनकी बुक भी है लेकिन बुक नहीं मैंने कभी पढ़ी, लेकिन उनकी क्लास वगैरह देखी थी जो जिसमें उन्होंने अच्छे से समझाया कैसे कैसे क्या नैनो टेक्नोलॉजी। और सीविन सर की भी क्लास थी, वो पिछले साल भी मैंने वो देखी थी 2025 के लिए, जब फास्टली मुझे रिवीजन करना था अभी। और बाकी PW के भी सीविन सर है, वो क्या पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब स्टार्ट में जैसे संडे को एडिटोरियल डिस्कशन में साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाते थे, तो वो मेरा एक मतलब एक जैसे हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन आता था सुमित सर का, वो देखता था, लेकिन जब संडे को वो नहीं आता था उसकी जगह ये आता था साइंस टेक्नोलॉजी का, तो वो भी मैंने देखा था। तो उससे मेरा साइंस के प्रति जो भी नया नया इनोवेशन हो रहा वो उसकी जानकारी मिलती रहती थी। और जो बेसिक्स था वो मैंने पहले से क्लास वगैरह इनसे देख के मेनली यूट्यूब से ही लिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ी नहीं थी मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। और प्री और मेंस के लिए अगर पहले ये इन क्लासेस को देख लेता जैसे बेसिक्स होता था, बाद में अगर इनको नोट्स तो नई क्लास में बना पाता था और फास्टली देख लेता था, लेकिन और इनके जैसे रिवीजन के रूप में तो मैं जैसे करंट अफेयर की जो भी मैगजीन आती थी जैसे PT 365 हो गया, इनको देख लिया, या कभी कभी दृष्टि ऐसे मैं काफ़ी चेंज कर लेता था, और सब एक साथ टाइम में एक ही पढ़ता था, दो नहीं पढ़ता। जैसे मैंने 2025 के लिए दृष्टि की स्प्रिंट वगैरह वो सीरीज देखी थी, पढ़ी थी, और उससे पहले मैं विजन की PT 365 आया था, और मेंस के लिए मेंस 365 वो पढ़ता था। तो वो एक रिवीजन के लिए थ्रू आउट पता चलता था कि अभी इस साल में क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी जो भी इनोवेशंस वगैरह हुई है और उनके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में था। साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में ये हो गया। और इसके बाद अगली चैप्टर के रूप में बात करें तो जिसमें मेंस के ही टॉपिक में जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए बेसिक्स के लिए मैंने जैसे कोचिंग के नोट्स है, जैसे दृष्टि का भी देखा था, और मैंने जो श्रुति शर्मा मैम है उनके नोट्स थे उनको भी देखा था। उनमें क्या है कि जैसे
उसका क्या मतलब ग्राउंड लेवल की जो मुझे जो कंपोनेंट है उनको टच करने का, जैसे मान लो उनका एक मुझे क्वेश्चन याद है जो उन्होंने अपने लिखा था अपने नोट्स में कि जैसे एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि भारतीय कुछ परंपराओं के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ जैसे उन्होंने एक एग्जांपल जो हम लोग अब नॉर्मली नहीं देखते तब बोलते हैं ना कि आंखें खुली रखना, कि हम लोग गाय को रोटी देने का जो रहता है कि हम खाने से पहले देते हैं या जो कुत्तों को भी देते हैं, तो उसके पीछे का थ्योरी था कि हम लोग पहले से ही किस तरह से इन्वायरमेंट से कनेक्ट थे, वो आज कैसे इन्वायरमेंट को आगे प्रमोट करता है। हम जो एनिमल वेलफेयर के लिए बात करते हैं, जो आज हमारे लिए एक हम लोग जिसके बारे में सोचते हैं, जो पहले भी ऐसा था हमारी सोसाइटी में, एक वैल्यू सिस्टम है, या जैसे पीपल की या पौधों की पूजा की जो परंपरा है, ये हमारे सोसाइटी की जो परंपरा है, ये देखो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो वो उस वैसे वैसे मैंने देखे उनके जो नोट्स थे तो उनको ट्रांसलेट करके, तो मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि जैसे इस तरह से हम सोच सकते हैं, इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। तो सोसाइटी में मेनली मोटा मोटा आपको खुद को जो भी आज सोसाइटी में घट रही है घटनाएं, जैसे एक क्वेश्चन और मैं बताता था, जैसे यूपीएससी में ही आया था कि जैसे जो सोसाइटी में है इंटर रिलीजन मैरिज कम हो रही है लेकिन इंटर कास्ट मैरिज तो हो रही है। तो मुझे उस समय एक श्रद्धा वालकर केस चल रहा था, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था बहुत, तो उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, 2024 में क्वेश्चन आया था। तो उसका कारण ये था कि मैं उस समय ये सोच पाया कि हम सोसाइटी में और क्या क्या, ये भी वो एक श्रद्धा वालकर केस ठीक ठाक सोसाइटी में इम्पेक्ट डालता है कि एक इंटर रिलीजन में जो हमारा सद्भाव है उसको कम करता है, कि इस तरह की जो बहुत खराब घटना होती है तो ऐसे घटनाएं आपको जब आसपास घटती है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट बनती है, तो वो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से जो भी केस आते हैं उनके बारे में इसमें एक थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। रेगुलर जो भी डेवलपमेंट आ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर में, न्यूज़ में जो भी पढ़ रहे हैं, उनको याद रखो और वो आप उसमें आंसर में लिखने की प्रैक्टिस रखो। तो सोसाइटी का इस लेवल बेसिक्स यही है कि जैसे जो उसके लिए बुक्स वगैरह मैंने, तो नॉर्मली वो नोट्स थे सफिशिएंट, जिसमें जो भी टॉपिक थे भाई संस्कृतिकरण क्या होता है, या फिर वैश्वीकरण में किस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, इनसे रिलेटेड सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद वगैरह, इनकी क्या घटनाएं वगैरह, तो इनके जो एग्जाम्पल इस लेवल पे तैयार किया। फिर सोशल जस्टिस के बारे में, सोशल जस्टिस में जैसे सोसाइटी दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस में ये होता है कि सोसाइटी में जो भी वनरेबल सेक्शन है, जो पीछे रह गए या जो जिनको पहले वो डेवलपमेंट के फ्रूट नहीं प्राप्त कर पाए, तो उनके लिए, तो जैसे उनमें भी सारे, तो उनके बारे में मैं मेरा एक इसके लिए स्पेसिफिक बना दिया था मैंने, कि जैसे जो भी वनरेबल सेक्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन, एक्ट क्या है, स्कीम्स क्या है, और सरकार और भी क्या करने चाह रही, मतलब और भी क्या प्लान है, या उनके रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री है जैसे सोशल जस्टिस है सबके लिए, ऐसा जो भी इस टाइप के वो, और उन जैसे स्कीम्स में भी उसको डिवाइड कर लिया कि उनके शिक्षा के लिए क्या है, उनके रोजगार के लिए क्या है, उनके और भी वेलफेयर के लिए क्या क्या है। तो उनके बारे में जानकारी के लिए मैंने उस टाइप में एक फॉर्मेट तैयार किया और उससे रिलेटेड जो भी सबके नाम लिख दिया, भाई बच्चों के लिए तो उनके लिए एक्ट वगैरह, उनके लिए प्रोविज़न क्या, फिर वो वही महिलाओं के लिए, वही वृद्धों के लिए, वही ट्रांसजेंडर के लिए, ऐसे SC ST OBC वगैरह इनके लिए, तो उस टाइप में मैंने उसका तैयार किया सोशल जस्टिस। फिर हेल्थ और जो एजुकेशन है, इससे रिलेटेड मृणाल सर की मैंने इकोनॉमी के लिए नोट्स पढ़े थे, तो उसमें भी था, और उसके अलावा जो भी हाल न्यूज़ में जो भी रह रहा था उसको भी मैंने देखा था। और अगला अभी सोशल जस्टिस हो गया। फिर IR पे बात करूं तो IR में मैंने स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी थी, ओनली जो करंट में रह रहा था वो, और जो PT 365 है उसमें काफ़ी बेसिक्स अच्छे से बता देते हैं कि, और उसको मैंने पढ़ा था। और फिर जो भी न्यूज़ में ज़्यादा कंट्री रह रहा उसके बारे में पढ़ लिया था, जैसे और बड़ी ग्लोबल पावर है जैसे USA है, या फिर जो रसिया जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहता है, या उनका हो गया फ्रांस है, या फिर जो रसिया इसके जापान है, तो इनके साथ, और चाइना का साथ जो भी करंट में रहता है उसके हिसाब से उसको इतना जैसे इंपॉर्टेंस दे के उसके साथ प्रिपेयर करना। और नेक्स्ट है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने फुल फ्लेज मृणाल सर के नोट्स ही पढ़े थे और उनको बहुत बार रिवाइज करना, तो वो मैंने 2021 में नोट्स निकल तो उससे पढ़ा था, उसको बार बार रिवाइज करता है और उसको मैंने आगे भी यूज किया। और इसके अलावा नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। इसके लिए मैंने UPSC CFE असिस्टेंट कमांडेंट की 2 बार इंटरव्यू दिए थे, तो मैं ठीक ठाक उसके लिए प्रिपेयर किया था। तो वो मैंने जो अशोक कुमार विपुल
सर की जो एक बुक है उनको उसको वो अच्छे से पढ़ा था, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और मोटा मोटा मुझे आइडिया था कि क्योंकि वो इंटरव्यू में भी पूछते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था कि कौन कौन सी एजेंसियाँ जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम करती है उनसे सब। और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब मेनली यही था कि इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करके देखा और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। ज्योग्राफी में जो जो जैसे कोई भी आपदा आ रही है उसके पीछे की जो क्या प्रोसेस है, क्यों आ रही है या उसका क्या कंडीशन होती है जिसके कारण होती है, तो वो बेसिक वहाँ से कर ले। फिर इसका यहाँ पे एक आपदा से पहले क्या करना चाहिए हर के लिए स्पेसिफिक होता है, फिर आपदा है उस समय क्या करना चाहिए, और एक आपदा के बाद में हम क्या करें कि उससे हम रेस्क्यू अच्छा करवाएं। तो ये 3 थ्योरी है जो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसका फ्रेमवर्क टाइप में बनाया हुआ है, तो वो मैंने उसको तैयार किया। तो सब टॉपिक के लिए ऐसे ही देखता था, जैसे भूस्खलन आ गया तो उसके लिए क्या गया, तो वो मोटा मोटा दिमाग में था, तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट इस लेवल पे किया था। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इथिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और उसके लिए मैंने पहले काफ़ी जैसे क्लास वगैरह भी देखी थी, जैसे जो भी टीचर्स वगैरह अभी न्यूज़ जिनकी भी अवेलेबल थे यूट्यूब वगैरह या फिर, और एक सुमित रेड्डी सर जो इसमें एडिटोरियल डिस्कशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक बार उन्होंने एक विंडो ओपन किया था 7 दिन के लिए, तो उनकी 15 क्लास थी बेसिक्स के रूप में, तो मैंने वो देखी थी पहले, सबसे पहला मेरा वही था उसमें। तो मुझे इसमें बेसिक्स पता चल गया था कि इथिक्स मतलब है क्या और उसको कैसे डील किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद मैंने जो श्रुति शर्मा मैम के नोट्स थे उनको पूरा ट्रांसलेट करके अपने नोट्स बना दिए थे, उसको पूरा एकदम थ्रू आउट, उसके लिए मुझे 15 दिन लगे थे वो ट्रांसलेशन करके बना दिए। फिर मैंने उसको रिवाइज किया और फिर उससे मुझे एक थॉट प्रोसेस बनी कि ये क्या चीज़ है, कैसे जो भी है सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनके बारे में, जैसे अभिवृत्ति हो या अभिरुचि या जो बेसिक वैल्यू है उनके रिलेटेड जो जो कमेटियों ने किसी ने जो भी रिकमेंडेशन दी है उनको भी पढ़ना, तो मोटा मोटा वो आइडिया लगा था। फिर एक है सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है जो सभी का इसमें बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपके अभिवृत्ति वगैरह इनके बारे में, और जो क्या कि टर्म भी अच्छे अच्छे जिनको यूज करने में या डायग्राम भी उनके रिलेटेड आते हैं तो उनको यूज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है। लेकिन इसके ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो फिलोसॉफी है उनको याद रखो ज़्यादा, कॉन्सेप्ट जैसे मान लो भगवद गीता में जो लिखा हुआ है लोक संग्रह सिद्धांत है, उन्होंने बोला है स्वधर्म बोला है, उन्होंने बोला है कि स्थित प्रज्ञ बोला है, और इसी के साथ साथ हम लोग जैसे रामायण में है और जो वहाँ पे जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, या फिर जो तुलसीदास जी ने भी राम राज्य का बोला है, और बेगमपुरा करके जो इन्होंने कबीरदास जी ने बोला है, या इसके अलावा जो आज की कंटेक्स्ट में आधुनिक भारत में बोला जाता है जैसे महात्मा गांधी जी है जिन्होंने अहिंसा और सर्वधर्म समभाव हो गया, या फिर जैसे दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट, ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट इनको याद करना चाहिए। जैसे जैन बौद्ध धर्म उनमें भी है, तो उनके भी जो सबके कॉन्सेप्ट याद रखो। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन के साथ में बताता हूँ, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था युद्ध की नैतिकता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना, तो इसके आप मतलब युद्ध कैसे गलत है। अब आप नॉर्मली सीधा सोचे तो 2 पॉइंट याद आएंगे कि युद्ध में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसे ये एक जीएस का आंसर है कि ये आपने पीछे तर्क दे दिया कि लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, विस्थापन होता है, ये सब। लेकिन इसको अब हम इथिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम कॉन्सेप्ट देंगे कि हम बोलेंगे कि आप जैसे हम अगर अहिंसा की बात करें तो इस तरह से जीवों को कितने लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट देना है जैन धर्म का, जो आत्मा वाली बात करते हैं। गांधी जी की बात बोल रहा है, गांधी जी ने क्या बोला था कि या युद्ध को कम, अहिंसा वाली गांधी जी ने भी कॉन्सेप्ट, लेकिन वहीं इसके विपक्ष में बोला जाता है तो कई लोग हिगेल वगैरह उन्होंने जैसे उसके युद्ध को सही बताने की कोशिश की। लेकिन जब हम इन सब दोनों के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो भगवद गीता में बताया हुआ है कि जैसे आपद धर्म बोला, और एक 60-60 समाचरित करके शब्द है, ये कॉन्सेप्ट है। आपद धर्म का मतलब कुछ चीज़ें हम नहीं चाहते वो, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे, तो हम कुछ अपने आप को उस परिस्थिति या जो खराब परिस्थिति उससे बाहर निकलने की जो कुछ करते हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन। तो जब कभी कभार युद्ध की ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब महाभारत के बारे में ये बोला जाता, तो ऐसी सिचुएशन आए तो युद्ध लाजमी भी है। और 60-60 समाचरित है कि अगर सामने वाला बहुत क्रूरता से पेश आ रहा है तो फिर उसके विपक्ष में भी आप क्रूरता पे
या उसको कम करने का जो कॉन्सेप्ट है उस टाइप में उसमें भी ये। तो हम दोनों इस कॉन्सेप्ट के साथ हम ये साबित कर सकते हैं कि कुछ ये युद्ध एक लेवल पे तो गलत है, लेकिन जब सिचुएशन ही ऐसी आए जब सब कुछ अपने पक्ष में नहीं है, कहते हैं ना कि दवा लेते वो बहुत कड़वी थे, लेकिन अगर हमारी बीमारी ही इतनी खराब है कि हमें वो दवाई लेनी पड़ेगी तो फिर वो दवाई ही अच्छा विकल्प है। तो उस लेवल का एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन का फ्रेमवर्क, ये सारे लगभग इथिक्स के क्वेश्चनों में है। और जहाँ फिर केस स्टडी का है तो यही नॉलेज वहाँ पे भी है कि आप स्टेप क्या ले रहे हैं, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये। जैसे आपने वेलफेयर का कोई काम करें तो बोलो कि भाई लोक संग्रह के सिद्धांत जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन का इनका काम है कि वो जनता के पैसों के ऊपर ही उनको तनख्वाह या उनके जो भी पर्क्स वगैरह उनके जनता के पैसों से आता है, तो उनका ये भी काम, और जो भी सरकार भी दे रही है वो भी जनता के ही पैसे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट फिक्स करना है कि हमें वेलफेयर के लिए, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे याद रखो और उसको उसमें कोट करो कि ये लोक संग्रह के सिद्धांत के अनुसार हमने ये किया, या ये सिद्धांत है इसके हिसाब से हमने ये किया, तो उनको आना चाहिए उसको अंडरलाइन। तो ये चीज़ें एथिक्स के लिए मोटी मोटी आपकी अप्रोच है दोनों में भी। नॉर्मली अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट याद होंगे, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव। अब अच्छे से की टर्म भी याद रखो, अलग से लिख के रखो किसी पेज पे और या किसी अलग से डायरी में, और उनको उसमें कोट करो। उसमें साथ साथ एक्ट भी लिखो, एक्ट में ऐसा ऐसा प्रोविजन है जो लीगली है, लेकिन लीगल में देखो इथिक्स क्यों यूज है, क्योंकि इथिक्स चाहती है मैक्सिमम उस चीज़ का यूटिलाइजेशन हो, लेकिन कानून ये कहता है आप मिनिमम इतना तो आपको करना है। तो जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो बीच का गैप है वो आपको इथिक्स से पूरा करना है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट देना। जैसे मान लो अभी बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पीछे का भाव क्या है। जैसे अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट कभी बार उसका जो भी वर्डिक्ट देती है तो उसमें पीछे कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू सिस्टम या उन्होंने डिबेट में क्या बोला था, तो उस टाइप में जो बीच का गैप है उसको फिल जैसे एक्ट में बोला कि कानून में ये लिखा हुआ है, तो कानून में ये लिखने के पीछे का कारण क्या है, तो उस चीज़ को फुलफिल करने के पीछे ये कॉन्सेप्ट है ना कि ये हमारा वेलफेयर का इस चीज़ का टारगेट था, उसको हम सुनिश्चित करने के लिए ये कर रहे हैं। तो इथिक्स के लिए हम मोटा मोटा ये मेंस ओरिएंटेड और प्री कम टाइप में इस टाइप से पढ़ना है। और इन दोनों में ज़्यादा चेंज ये अगर हम स्ट्रेटजी में देखना जाए तो उसमें ये है कि आपको इसमें जो मेंस है इसमें कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बात क्या है। वो है कि भाई जैसे मेंस में भी कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरत है, लेकिन प्रीलिम्स में ज़्यादा है क्योंकि बहुत माइनर स्टेटमेंट आते हैं और उसमें अभी कभी बार ये पूछे इसमें से कितने स्टेटमेंट, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ये वाला। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर, और उसके साथ साथ है आपका कि जो डाटा है और जो जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है इनको रटना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आजकल ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है, तो जो दोनों में अप्रोच है उनमें दोनों मोटा मोटा यही फ़र्क है। एक में आपको एग्जाम्पल के साथ में कीवर्ड्स को अच्छे से याद रखना और अच्छा एनालिसिस होना है, और प्रीलिम्स में आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से करके और उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी रखनी है किसी भी बारे में, और उससे फिर अपने आप को कुछ गैस और जो एक पॉजिटिव गैस जो आपको पता है उसी की बेस पे आप बोल रहे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। हमने जो पहले जो डिस्कस किया उसमें माइंडसेट और दूसरा रिसोर्सेज पे बात की है। मेरा तीसरा पॉइंट इसमें है टाइमिंग का। क्या देखो, एक ड्यूरेशन का भी है और रेगुलर स्टडी का भी है दोनों। हाँ, तो इसमें पहली बात ये है कि जैसे अभी जो मेंस और प्रीलिम्स के बीच का गैप लगभग 2 या 2.5 या 3 महीने का मिलता है, क्योंकि रिजल्ट आता तब 15 दिन होगा, वो भी ऐसे तो उसमें भी कसम कस रहती है कि तब रियल में सिलेक्शन होगा या नहीं, इसके चलते। तो जो इन बीच टाइम कम है तो इसके लिए आपको पहले से ही मेंस आंसर राइटिंग या मेंस के लेवल पे प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो पहले जब 1.5 साल तक लगभग हर कोई जो प्रीलिम्स है उससे 1.5 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट, तो थोड़ा सा उससे भी अगर पहले हो जाए तो जितना जल्दी स्टार्ट हो तो मिनिमम मेरे हिसाब से 1.5 साल पहले आप तैयारी स्टार्ट कर लो, जिसमें बेसिक्स पढ़ने के साथ साथ तो वो टाइमिंग आपका ये हो गया, और बाकी जो भी प्रैक्टिस वगैरह इनमें सब शामिल है। दूसरी बात है कि जो भी अपने जिसकी भी फैमिली बैकग्राउंड है या जैसा भी जो उनकी लाइफ स्टाइल है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा जैसे आप 1.5 साल हो पहले से तैयारी, दूसरा 1-2 अटेम्प्ट दे देने के बाद फिर आपका थोड़ा प्रेगमेटिक या व्यवहारिक जीवन होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनालाइज वो उस लेवल पे।
फिर आपको थोड़ा हो सकता है, मेरी यही एडवाइस है कि प्लान बी टाइप में भी वो भी प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन जो पहले मैं बोला हूँ 2 अटेम्प्ट प्लस 1.5 साल वो आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट, जैसे 3 साल के समथिंग, तो उसमें आपको 100% देना, और उसमें कैसे रेगुलेटरी और अनुशासन को बनाए रखना है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। हमें ये नहीं करना है कि जैसे जिस दिन तैयारी स्टार्ट की उसी दिन 8-10 घंटे पढ़ना है, ये सब नहीं। आपको पहले जैसे भी मैं बोला, जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो सिंपल चीज़ें आपको समझ में आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, और आप सीखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ना कि जैसे किसी चीज़ टॉपिक को बहुत हार्ड देख लिया और उसको समझ में नहीं आ रहा है और आपको याद भी नहीं हो रहा, तो आप डिमोटिवेट हो। तभी चीज़ें धीरे धीरे शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ें शुरू करो, और छोटे छोटे टारगेट रखो। उससे क्या है कि आपको छोटा छोटा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने ये ख़त्म कर दिया, ये हो गया, ये हो। और उससे पहले थोड़ा PYQ पेपर भी देख लो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आते, उस लेवल तक ना जाए तो ठीक, कोई नहीं, लेकिन जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे जो आप जितने अभी मैंने पहले रिसोर्सेज अभी डिस्कस किए थे, उनमें जो भी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं जिसको आप वहाँ से तैयार कर सकते हो, उनको, और उनकी नेचर क्या है, वो किस लेवल तक जाके पूछ रहे हैं। और मेंस में भी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के बारे में बोला था, आपको कीवर्ड्स के बारे में बोला था, कौन कौन से रिपोर्ट्स वगैरह एनालिसिस ये देख रहे हो, तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछते किस टोन में है, उसका आंसर किस टोन में हम दे सकते हैं, क्या उसमें बेटर और क्या हो सकता है, इनोवेशन क्या हो सकता है, हम कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं किसी टॉपर्स ने लिखा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो उसके लिए आप पेपर देखोगे पहले, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो ये चीज़ें आपको है ना पढ़ाई में जोड़ के रखेगी। खाली आप पढ़ते जाओगे तो वो आपको इतना प्रोडक्टिव नहीं मिलेगा। तो जो अभी कभी कभार कहते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम लॉन्ग टाइम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए मेरा जो सजेशन है ये है। और फिर कभी ज़्यादा आपको डिमोटिवेटेड या कम पढ़ाई हो रही हो तो थोड़ा टेस्ट वेस्ट भी लगा लो। और बाकी जैसे कभी कभार मान लो अपने जो भी आपको जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ें भी करो। कुछ चीज़ें होती है कि सोसाइटी से कट आउट होके इस तरह से पढ़ाई करना या बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के, उसकी जगह हम थोड़ा कंस्ट्रक्टिव जो अपने आप को भी डेवलप करना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में। और जो आपको जैसे इंटरव्यू के बारे में, जैसे आप हॉबीज़ वगैरह लिखते हो, तो उसको अगर हम लिखते हैं तो वो हम अपने इसी लाइफ में जो आपके पास जो मैक्सिमम आप पढ़ाई के साथ साथ जो भी टाइम बचता है, जिसमें किस चीज़ को आप जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उस चीज़ को हॉबी के रूप में इसको डेवलप करो। तो ये भी एक इंटरव्यू का जो आपका प्रिपरेशन है वो भी इसके साथ साथ तैयार हो जाता है। और बाकी जो भी पर्सनैलिटी रिलेटेड है वो भी आपकी एक अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि आप बहुत कुछ जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको सीख रहे हो। और बिना मतलब मोटिवेट रहने का जो तरीके है ना, ये ऐसे जैसे मैं योगा करता था, जो मैंने हॉबी के रूप में भी इसको परस्यू किया था इंटरव्यू में वगैरह, तो उसके पीछे का मेनली यही कॉन्सेप्ट था कि मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करूँ तो अपने आप को भी हेल्दी भी रख पाता था और अपने आप को मोटिवेटर और एक कंटिन्यू रखने के लिए। और जैसे ही मैं सुबह योगा करता तो मुझे ऐसा लगता था कि आज सुबह का ये फ्रेम रहेगा, क्योंकि वो आप एक साइक्लिक बन जाता है। जैसे मेलेटोनिन हार्मोन होता है अगर कोई बायोलॉजी का, तो वो एक आपको सीक्वेंस दे देता है कि आज अच्छा ये किया तो इसके बाद ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो उस टाइप में। तो यहाँ पे आपका टाइमिंग, और दिन में आप मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ सकते हो, जिस दिन आपको जैसे अच्छा लग रहा है तो उसको एक कंटिन्यू ज़्यादा कर सकते हो। कभी कभार अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप जो मैंने अभी बोला कि आपकी जो हॉबीज़ वगैरह है उन पे काम जैसे कर सकते हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और दूसरे दिन थोड़ा वो टाइम थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार ये टाइम ज़्यादा ख़राब कर दिया, तो दोबारा एक मोटिवेशन आएगा तो ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। तो उनकी दूसरी, तो आपका एवरेज फिर लास्ट में कोई 8 घंटे का समथिंग आना चाहिए। उसमें भी फिर उसमें अपन तोड़ तोड़ के बताए तो जैसे नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो क्या कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप लगातार पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगी। तो वही अगर आप आधा घंटा लगातार पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का गैप लेना चाहिए बीच में, पानी भी पी लो थोड़ा घूम के। अगर आप 1 घंटा लगातार पढ़ रहे हो तो फिर आपको कम से कम 10 मिनट का गैप लेना चाहिए कम से कम। तो उससे क्या है कि जितना पढ़ा है उसमें बीच आप उठ के जा रहे हो तो फिर सोच लो कि अच्छा मैंने अभी 1 घंटे के इसमें ये चीज़ें पढ़ी थी और इसमें ये, तो वो क्या है कि आपको लगातार लंबा चलने के लिए तैयार करती है। लेकिन कभी कभी लड़के क्या करते हैं 3-3 घंटे लगातार बैठे, समझ में आ नहीं रहा है, 2 दिन पढ़ा 4 दिन पढ़ा, समझ में नहीं आया, फिर आपको लगा रहा है कि मैं गलत डायरेक्शन में आ गया ये वो। तो ऐसा नहीं करना, हमारा ये रहना चाहिए।
अगली बात, सोना भी प्रॉपर है, जितना नींद रिक्वायर्ड है उसको भी पूरा करना है। एक लंबी जर्नी है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन आएंगे, सबको आपको अपने लेवल पे ही सबको फेस करना है। तो मुझे लग रहा है आपको हेल्दी भी रहना चाहिए। हेल्दी इन सेंस, अगर आप योगा आपका किसी का मेडिटेशन वगैरह कुछ कर रहे हो तो वो करो, उसमें भी दोनों टाइप से, मेंटल हेल्थ में भी ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो अपने। तो ये दोनों, अगर मान लो मैं इसके लिए भी आपको बोल देता हूँ, जैसे आपके एग्ज़ाम के पास कभी बुखार वगैरह ऐसा बीमारी वगैरह, तो वो भी आपको फिर पीछे धकेल देता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मतलब आपको 100% अपने आप को प्रिपेयर रखना हर सिचुएशन के लिए। तो जो टाइमिंग का दोनों का बता दिया, किस तरीके से करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, बीच में गैप लेना है। अगर लगातार 3 घंटे पढ़ने हैं तो फिर उसमें वही, लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे हो, जब जैसे आपका सब कुछ सिलेबस हो गया तब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट हो गया कि ये चीज़ें कैसे है, फिर आपको इंटरलिंक करना। अगली बात, इसके बाद की जैसे आपने बात किया, लेकिन रिवीजन वो भी टाइम पे होना चाहिए रेगुलर। जो भी चीज़ें पढ़ी है वो आप भूलो, उससे पहले रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो फिर वापस वही रिपीटेशन नहीं चलता रहता है कि आपने ये पढ़ा था फिर वो भूल गए, फिर दूसरा पढ़ा, दोबारा पढ़ रहे तब भूल गए, तो क्या पता नहीं क्या था। लेकिन जब भी आपको याद रहे तब तक बोला, तो आप इंटरलिंक कर गए, अच्छा ये ऐसे से ये जुड़ा हुआ है, ये ऐसे हुआ, वो हो गया। बाई एग्जाम्पल की जैसे बात करूँगा, अगर आपने मान लो पढ़ा मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब की बात का, और उसी समय आपने मराठा साम्राज्य पढ़ लिया, उसी समय अगर आपने उसके जस्ट बाद में अगर आपने ये बंगाल का पढ़ा, तो जैसे आप पढ़ोगे तब आप इंटरलिंक करेंगे, अच्छा 1707 में या 1708 में, 1710, 1720, जो भी इनके साथ में, अच्छा यहाँ पे ये था, इसका शासन यहाँ था, तो इसमें यहाँ कनेक्शन था, इसमें ये, तो वो आप अपने आप इंटरलिंक करोगे। जब आपको रिविजन तब हो रहा है जब आप पुराना पढ़ा हुआ है उसको याद रखते हो, मतलब उसका गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसी के अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, आज की सोशल मीडिया का ज़माना, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगा रहे हो, तो ये चीज़ें है ना मिस कर जाती है कि आप वहाँ पे अगर 1 घंटा 2 घंटे कभी का टाइम बर्बाद कर फिर सोचते हो। तो इसलिए इस सब चीज़ों को साइक्लिक रखने के लिए आपको कई चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, जो चाहे सोशल गैदरिंग हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तो आपको ये इन चीज़ों से कुछ आपको कट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कारण यही है कि आपको एक साइक्लिक लेवल पे आपको रिवीजन और ये सब अपने आप को फ्रेमवर्क के हिसाब से चलाना है। तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आप रेगुलर मोटिवेट भी रहोगे, अच्छी तैयारी भी चलती रहेगी। तो उन चीज़ों में बिना फालतू का ब्रेक नहीं आएगा, अवांछित ब्रेक ना लाए लाइफ में, भी ध्यान रखो। इसको हम आपकी प्रायोरिटी हमेशा यही रहना चाहिए कि अगर मैं इसमें आया हूँ तो अच्छे से प्रिपेयर करना और रेगुलर रहना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और इसके जैसे अगली बात करूँ तो अगर मैं इन सबके जो तेरे टॉपिक्स बताए आपको कि माइंडसेट का बोला है, रिसोर्सेज का बोला है, टाइम का बोला है, डिसिप्लिन हो गया और रेगुलेटरी डिसिप्लिन, इन दोनों को जो मैंने बताया अभी बीच में, उसको अगर करोगे तो आपका मोटा मोटा एक डिसिप्लिन और रेगुलेटरी रहेगी, क्योंकि आप छोटे छोटे में कॉन्फिडेंस आएगा, रेगुलर आप मेहनत करते रहो और फिर अच्छे बड़े बड़े डिसीजन मतलब कि बड़े बड़े टारगेट पूरे करोगे, ऐसे होगा। अभी नेक्स्ट आ गया कि इसके साथ साथ हम एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको आपका मूल्यांकन लेवल पे कि आप अपने आप को कैसे तैयार, हमेशा ध्यान रखिए कि आप सही ट्रैक पे हो। या उसके लिए पहले बोला था सिलेबस को अच्छे से पढ़ना ही है, जो बुक्स बताई उनके आसपास, और उनमें भी कुछ चीज़ें अभी मैं वो बेसिक्स था, उसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, जो कुछ पूछा जा रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, अगर उससे थोड़ा सा अलग है तो उसके लिए अपने लेवल पे थोड़ा और रिसर्च करना है, हमें वहाँ तक नहीं रुकना है। जैसे मैंने जो भी बुक बताई उससे हो सकता है कुछ उसमें ना हो, लेकिन हमें उससे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा कभी कभार बेसिक्स के लिए। जैसे मैं RS शर्मा के बारे में बताऊं एक एग्जांपल के रूप में, तो वहाँ पे जैसे जो भी डायनेस्टी रही उनकी एक हायरार्की में नहीं बताई हुई है कि इंडिया में कौन सी जगह पे काम, एक मतलब बीच में डॉट्स है कहीं कहीं जहाँ पे आपको पता नहीं कि यहाँ पे कौन था, यहाँ पे ना, वो बीच का गैप है। उसके लिए आप ट्राई करोगे, आप देखोगे भाई एक पूरी टाइमलाइन के साथ इंडिया में कहाँ पे किस किस का डायनेस्टी का राज था, या कौन वहाँ पे शासन करता था, कौन शासक था, उसने क्या खास बढ़ा किया, ऐसे डोर्स और भी सब्जेक्ट में मिलेंगे, तो उनको भी फुलफिल करना है, क्योंकि यूपीएससी आजकल बहुत उस लेवल पे पूछ रही है, तो भाई उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये भी आपको अपने लेवल पे बेसिक्स में, जो अभी मैं हिस्ट्री से एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे और भी कहीं छोटे छोटे डोर्स हो गए, उनको भी क्लियर करना जहाँ तक हो सके, लेकिन पहले बेसिक्स ही है, पहला टारगेट वही रखेंगे, बेसिक्स हो जाए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस के लिए पहले PYQ देखते रहे, PYQ को अपने लेवल पे एनालिसिस करें, समझे,
फिर जैसे मेंस का है तो पहले मेंस की तैयारी ही करते हैं नॉर्मली, प्रीलिम्स का देख लेते हैं भाई ऐसा सा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस किया जाता है मेनली, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनर स्टेटमेंट में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट होता था, आपको अगर आइडिया नहीं रहता है तो आप थोड़ा भूल जाते हो, तो वो आपको सिली मिस्टेक इक्वेशन खराब करा देती, तो इसलिए वहाँ पे मैं और बेसिक चीज़ें, लेकिन मेंस के लिए जैसे मान लो आप जो PYQ में पूछे हुए उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछा है, फिर उसमें सोचो कि इसमें क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, किसी टॉपर्स की कॉपी देख लो कि उसमें क्या क्या लिखा था, हम क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ छूट रहा है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए ताकि मैं मैक्सिमम आंसर लिख पाऊँ। और आंसर राइटिंग में भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका 11 मिनट में होना चाहिए, और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका 7 मिनट में होना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में वो टाइम आपको नहीं फुलफिल, लेकिन आराम से पहले इस पर काम किए करिए कि आप कैसे उस टॉपिक्स को ख़त्म कर पाए अच्छे से, तो या उसको कैसे हम आप टाइम पे लिख पाए, तो इसलिए आपको आराम से लिखो कि भाई ये टाइम से धीरे स्पीड बढ़ाओ, लेकिन आप पहले दिन ही 7 वाला वो टारगेट ना रखें। मैं बोला हूँ सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, आपको पता है कि चीज़ें मिनिमम से शुरू करनी और आपको टॉप लेवल पे जाना है, तो उसके लिए आप धीरे छोटे छोटे टारगेट रखें, उसको फुलफिल करते जाए, फिर अपने में कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर होता है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन है वो अगर मान लो पहले स्टार्टिंग में 10 मिनट ले रहा है तो कोई इशू नहीं, आप धीरे उस पर कंटेंट पे फोकस करके मैक्सिमम कितना कंटेंट लिख पाता हूँ, जो याद है उसको लिख पाया हूँ या नहीं लिख, तो इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी रखना चाहिए। फिर मेंस आंसर राइटिंग है, तो बीच में अगर आपका कभी आपका सिलेबस और आप मैच हो रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप PYQ भी करके भी आप आराम से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन फिर बाद में अगर मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें अगर आप एक स्पीड के लिए, जितना कि मैंने 24 टेस्ट लिखे तो मेरी स्पीड अच्छी बन गई थी कि पेपर पूरा हो रहा था, तो अगर वो आप टच कर पाते तो फिर आप उसके साथ चल सकते हो कि भाई 20-24 टेस्ट तो आप मतलब मिनिमम लिख पाओगे आराम से, जो 2.5-3 महीने का जो मेंस और प्री के बीच में अगर टाइम है उसमें लिख पाओगे। तो मुझे लगता है अगर उसमें आपका हो जाता है फिर आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वहाँ पे पेपर पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम याद करने पे और जो PYQ को एनालिसिस में करने में लगाना चाहिए। इसके जो अगले टॉपिक्स में बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैक्सिमम बेसिक्स पे ही फोकस करना है, और इस प्रिपरेशन के जो मैं अभी 4 हो गए हैं पॉइंट्स मैंने मोटा बता था। एक तो अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है इन सभी जर्नी में, दूसरा है कि आप अपने लेवल पे ही आप हमेशा अपने आप को पूछते रहो, अनुशासित रखना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने आज कुछ गलत कर दिया जो मुझे अपना मैक्सिमम टाइम जो मेरा टारगेट था उसको नहीं अचीव किया। तो लेकिन इसमें भी कभी बार होगा कि भाई आप कुछ चीज़ें जितना चाह रहे उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन एक डिसेंट वे पे आप रियल में मेहनत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अगर मान लो अगर मेहनत के अलावा कुछ एक्टिविटी करे तो वो गलत है। तीसरे लेवल पे फिर अपने आप को मूल्यांकन करते रहना है, जो टेस्ट वगैरह इनसे, और अपनी जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे आपको पूछे हुए UPSC में प्रीलिम्स में या मेंस में, तो उनमें क्या क्या चीज़ें थी, आप क्या उसमें आंसर अच्छे से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो हो गया। नेक्स्ट लेवल पे अगर जब हम जाएंगे तो हमने को करना सुधार, आत्म सुधार। तो अपने जो भी जो स्ट्रेटजी थी या जो पढ़ाई की थी उसमें क्या क्या, अगर मान लो आपने मूल्यांकन में आपको जो कमियां लगी तो उसमें सुधार करना, वो भी आपको एक्सेप्ट करना है। मैंने जो एक लाइन है जिसको बोला जाता है कि आप किसी भी चीज़, हाँ इसको सोक्रेटिक आयरनी बोलते थे, सुकराती विडंबना, कि आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं उससे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता हूँ, कि आपको अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो वही इस चीज़ में बता रहा हूँ कि आपको पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता है, या मैं, तो वो स्वीकार करोगे तभी। अगर मान लो जो कमियाँ मूल्यांकन के बाद में आपको लगी कि मेरे में ये कमियाँ, तो उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाइड करो या चेंज करो। तो मोटी जर्नी ये है। मैंने बाद में जैसे जिस दृष्टि का जो अस्मिता प्रोग्राम है वहाँ पे मेंटरशिप वाला वो टेस्ट लगाए थे। उसके अलावा पहले मैंने कभी मेंस आंसर राइटिंग तो नहीं की, लेकिन हाँ PYQ एनालिसिस करता रहता था, उसके बारे में टॉपिक्स मतलब पॉइंट्स सोचता था, उसमें क्या लिखूंगा, क्या इनोवेटिव हो सकता है। टॉपर्स कॉपी भी देखता था। टॉपर्स कॉपी भी मैं जो हिंदी मीडियम के स्पेशली हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टॉपर्स की भी कॉपी देखो, वो कैसे लिख रहे हैं उस पर भी फोकस करें, उसको कैसे ज़्यादा आप और इनोवेटिव होकर और बेहतर कैसे लिख सकते हैं, कैसे ज़्यादा डायमेंशन डाल सकते हैं, कैसे अच्छे वर्ड लिख सकते हैं, तो ये क्या उन पे काम करें। और बाकी रेगुलर जो मेहनत है उसको हमेशा कंटिन्यू। बाकी जैसे मैंने अभी अपने लेवल पे जो इतना सारा इनिशिएटिव लेके जो 2 बार मैंने सिलेक्शन किया,
तो मुझे लगता है कि आप बिना कोचिंग मैंने किया था, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और आप अपने आप फेथ रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप को अनुशासित रखें, अपने आप को हमेशा मूल्यांकित करते रहे और अपने आप को हमेशा सुधार करते रहे। इस जो यूपीएससी की बहुत लंबी जर्नी है, इसमें अप्स एंड डाउन आए थे लाइफ में, और मैंने भी कई बार अप्स एंड डाउन देखे, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स भी फेल हुआ था मेरा 3 बार, कई बार सीसेट से ऐसे। तो मुझे 2 कोटेशन है वो मुझे हमेशा याद रहते थे, और वो मुझे कंठस्थ भी हो गए। 2 चीज़ें, एक है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर मत रुके मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। और एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें जब मैं अपने आप को एक कभी भाग्य या ऐसे बोलता था कि ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, तब अपने आप को हमेशा यही बोलता कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये दोनों लाइनें मुझे एक हमेशा चलने के लिए मोटिवेट करती थी, एक मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करती थी। तो होप मुझे लगता है आपको भी ये अच्छी मोटिवेट करेगी और आपको और आगे बढ़ाने की कोशिश पुश देगी। और मैं भी यहाँ डीकेटी पे पहले कई जो दिल्ली नॉलेज ट्रैक, इस पे कई वीडियोज़ है जिस टॉपर्स वगैरह उनको भी मैंने देखा है। एक्चुअली मैंने योगा भी सीखा था, वो भी यहाँ डीकेटी के ही चैनल पे एक वीडियो था, उसमें मैंने अपने वो योगा अपने जो भी स्टडी के टाइम योगा है, तो 20 मिनट का वीडियो है मैंने देखा था, उसमें वो सारे योगा मैं करता था। जैसे आपका कम जिस बैक पेन है या फिर जो भी ऐसे उन चीज़ों को ओवरकम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे जो प्रिपरेशन में, तो आप अब उसको भी कंसिडर कर सकते हो। और बाकी डीकेटी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।